यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय को भेजी 154 नागरिकों की सूची। सभी डीएम और एसपी को सीएम धामी के सख्त निर्देश। यूक्रेन में चल रहे वार के बीच उत्तराखंड में सियासी तकरार। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर और आरोप। कहा सरकार को नहीं लोगों की चिंता। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी साधा निशाना। उत्तराखंड के कई छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने पर परिजन परेशान। दिन रात कर रहे बच्चों की सलामती की दुआ। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने बदला अपना मिजाज। देहरादून, बागेश्वर, चमोली समेत कई जिलों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो सियाचिन में जगेंद्र सिंह चौहान ग्लेशियर टूटने से शहीद हो गए थे और जिनका पार्थिव शरीर आज सुबह उनके आवास पहुंचा, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भनियावाला निवासी रणवीर सिंह नेगी और बीजेपी नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी मुलाकात की। हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें। उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। इस समय में परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा आई है। भगवान जो है उनके सभी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे 154 राज्यवासियों की पहली लिस्ट विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है और आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही सभी डीएम एसएसपी को अपने अपने जिलों में यूक्रेन में फंसे लोगों की जानकारी लेने को कहा गया था और यही कारण है कि दिन भर जिलों में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर व्यस्त रहे। सर्वाधिक व्यस्तता देहरादून में 112 के मुख्यालय में रही। यहाँ 83 कॉल्स दर्ज किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की जानकारी जुटाने के लिए 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। डीआईजी पीके रेणुका देवी और एसपी कानून व्यवस्था प्रमोद कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी इसको लेकर चर्चा की गई है। सभी के अभिभावक, उनके परिजन सब परेशान हैं। उनके लिए यहाँ पर चूँकि बैठक भी करी है और जो हमारी पी रेणुका लॉ एंड ऑर्डर की डीआईजी हैं, उनको यहाँ नोडल अधिकारी बनाया है और साथ में कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं और हम स्थानीय आयुक्त कार्यालय से दिल्ली से और मैंने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। विदेश मंत्रालय के भी हम लगातार संपर्क में हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बच्चों के अभिभावकों से भी मैंने बात की है। सबकी लोकेशन लिए कहाँ कहाँ पर बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी जो भी उनके जो भी देश हैं, चूँकि यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंचने की उनकी व्यवस्था भी हो रही है अपने इंटरनल। तो वहीं यूक्रेन में काफ़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और उनको तत्काल वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की ओर से सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में वहां रह रहे लोगों के परिजन काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई युवा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके परिजन चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द अपने वतन वापस लौट आएं। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर डीपी जोशी के बेटे अक्षत जोशी भी यूक्रेन में फंसे हैं। तो वहीं अपने बेटे अक्षत को लेकर पिता काफ़ी चिंतित हैं। देहरादून के हाथी बड़कला केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका रश्मि बिष्ट का बेटा सूर्यांश बिष्ट यूक्रेन के लिविव मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। सूर्यांश के परिजन भी उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए। हालांकि इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने भी पहल तेज कर दी है।
ये जो बेटे हैं उनका नाम और वो यूक्रेन में है, क्या बातचीत हो पा रही है? बिल्कुल, मेरी लगातार उससे बातें हो रही हैं और अभी भी 5 मिनट पहले भी मेरी उससे बात हुई थी और मैं उसके लगातार टच में हूँ और वो वहाँ MBBS कर रहा है लिवी मेडिकल कॉलेज में और 2nd ईयर का छात्र है वो अभी। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके साथ हैं, कोई ऐसी बात हो पाई? हाँ, मेरी अभी उससे बात हुई कि आप लोग कितने हैं उत्तराखंड के, तो वो बता रहा था हम लोग 7-8 लोग हैं, लगभग 7-8 लोग अभी साथ हैं वो लोग जो बिल्कुल एक दूसरे के टच में हैं। अच्छा, क्या सरकार ने बात करने की कोशिश की आपसे? कोई डाटा आपसे लिया गया है कि यहाँ से किसी ने आपसे संपर्क किया है या केंद्र सरकार की ओर से कुछ? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक कॉल आई थी कि CM ऑफिस से आपको कॉल आएगा और आप टच में रहना। और दूसरा, मेरे को लोकल इंटेलिजेंस का फोन आया था, उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में इंक्वायरी की थी मुझसे और ये भी पूछा, वहाँ का नंबर लिया था मेरे बच्चे का और ये पूछा था कि उसके साथ और कौन कौन बच्चे हैं। तो वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी मुझे कॉल आई थी और बाकी मीडिया तो मुझे लगातार कॉल कर ही रही है। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात हो रही है आपकी? हाँ, बिल्कुल, लगातार मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही है। अभी बच्चा तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत को पुष्प देकर और शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन उन्हें बचपन से ही मिलता रहा है, इसलिए चुनाव के बाद यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान किए गए कार्यों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर हो रही भीतरघात पर भी कहा कि जिनको भी कुछ परेशानी है उन्हें अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर उन्होंने कहा कि हमने नोडल अधिकारी बना दिए हैं और जल्द ही उन सारे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। लेकिन हमारा बचपन से ही, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। विद्यार्थी परिषद के ज़माने से वो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। आज भी चूँकि चुनाव के बाद बहुत दिन हो गए थे, बीच में चुनाव के बाद उनके भी कार्यक्रम लगे हुए थे, कई जगह थे। कल जैसी सूचना मिली कि आ गए हैं, तो आज बस वैसे शिष्टाचार, बस उनका आशीर्वाद लेने के। चुनावी चर्चाएं भी रही हैं? हाँ, स्वाभाविक है। चुनाव के संबंध में जो भी घटनाक्रम हुए हैं या जो चुनाव के दौरान चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार, तमाम चीज़ें, उन सब पर तो चर्चा होती है। सर, मतदान के बाद बीजेपी में अंदर खाने बड़े आरोप लगते रहे। अब यतीनानंद गिरि जी ने भी आरोप लगाया कि भीतरघात हुआ है। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लगातार छात्रों को यूक्रेन से लाने की जो कोशिशें हैं, आप लोगों ने उसमें नोडल अधिकारी बनाए, कुछ अपडेट अभी तक क्या रहा सर, क्या डायरेक्शन? नहीं, नोडल अधिकारी बनाए अभी तक 188 लोगों ने, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उनके अभिभावकों ने, उन्होंने हमसे संपर्क किया है और हमारी कोशिश है कि पोलैंड के रास्ते से या अन्य रास्तों से जो भी सुगम मार्ग हैं, क्योंकि यूक्रेन में हवाई सेवाएँ पूरी तरह से बंद हो गई हैं, आसपास के जो राज्य हैं, दूतावास हैं, उन सभी से हम संपर्क में। तो वहीं यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले यह आशंका थी कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और वहां उत्तराखंड के कई छात्र और अन्य भी लोग रहते हैं। समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उससे भी बड़ी चिंताजनक बात यह है कि आज तक सरकार यह डाटा नहीं जुटा पाई कि उत्तराखंड में कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं। मुख्यमंत्री हवाबाई बयान दे रहे हैं कि उनकी अजीत डोभाल से फोन पर बात हुई है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यही तक नहीं पता कि उसके प्रदेश के कितने लोग यूक्रेन में हैं। ऐसे में सरकार का यह उदासीन रवैया वहां फंसे लोगों के परिजनों की और चिंताएं बढ़ा रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ और सिर्फ ये बात जानकर कि वो पुनः सत्ता में वापसी नहीं कर रहे, इसलिए अपने खजाने भरने में लगे रहे। अवैध खनन के पट्टे जो हैं वो बैकडेट में करते रहे, वो शराब का कारोबार करते रहे या शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कवायद करते रहे। और उधर जहां 15 दिन से ये कवायद लगाई जा रही थी, कयास लगाई जा रही थी कि जलजला हो सकता है, रूस आक्रमण कर सकता है, उसके बावजूद पहले तो केंद्र सरकार के ओर से हीला हवाली हुई कि एडवाइजरी दे
देर से जारी होती है और ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा हमारे उत्तराखंड सरकार ने सारा जो है कमी बेसी पूरी कर दी। जब वो डाटा भी नहीं जुटा पा रही है कि उत्तराखंड के कितने लाल और कितने लोग वहां गए हुए हैं, ऐसे में उन माता पिता से पूछिए ना उनके दिल पर क्या गुजर रही है जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं। आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ राब्ता नहीं कर रहे हैं, आप जो है दूतावास के साथ, एम्बेसीज के साथ संपर्क नहीं बना रहे हैं। और कल पहले दिन बयान आता है मुख्यमंत्री धामी का कि हमारी अजीत डोभाल जी से बात हो गई, हमारी फलाना से बात हो गई। अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए थे क्या आप? और तो वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन में कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन के और रूस के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चकरपुर निवासी मुशर्रफ रहीम मलिक भी यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा लेने के लिए गए थे, जो कि यूक्रेन के खरकीव में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर अचानक युद्ध शुरू हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि युद्ध के शुरू होने के बाद परिजन पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। लियाकत अली ने यह भी बताया कि उनका पुत्र हॉस्टल में नीचे बने बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहा है। वहीं परिजनों ने भारत सरकार से बच्चे के घर वापसी की मांग की है। ये बताया कि यहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं और उनसे ये कह दिया गया और बंकर में उन्हें भेज दिया गया है बंकर में। और जब कोई अलार्म वहाँ पे बजता तो वो खाने के लिए आए थे। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है वहाँ पे। सरकार से ये है कि हमारे बच्चे को यहाँ सब जितने भी बच्चे हैं सबको बुलाने की कोशिश करें। सही आने चाहिए। सब बंकर के अंदर बैठे हैं, वो ना लेट सकते हैं ना खा सकते हैं उसके अंदर, और कुछ सामान नहीं है खाने के लिए उनके लिए। जो बिस्कुट ले गए थे वो भी उनके ख़त्म हो गए। अभी हालात अच्छे नहीं हैं उनके, उन्होंने बताया। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ता जा रहा है। भारत से मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन गए भारतीय छात्र वहां फंसे हुए। तो वहीं बच्चों के परिजनों ने अपने बच्चों की चिंता सता रही, जहां लगातार मिसाइलों और बम धमाकों से यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है। तो वहीं बच्चों के परिजनों की भी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, जिससे उनके परिजनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि बच्चों के परिजन प्रदेश और भारत सरकार से अपने बच्चों की सही सलामत घर वापसी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बाजपुर के मुड़िया निवासी मोहम्मद इस्माइल का पुत्र मोहम्मद ताजिम यूक्रेन के कीव में मेडिकल शिक्षा के लिए गया था और इस दौरान मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि उनके पुत्र से बात करने पर उसने बताया कि फसल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बने एयरपोर्ट पर बम धमाके हुए हैं। मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि उनके बच्चे पूरी तरीके से डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं बाजपुर के मुंडिया निवासी मोहम्मद शफी का पुत्र शावेद अली भी मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन के पोल्टावा में वहाँ पे मेरा बेटा जो है MBBS कोर्स करने के लिए गया हुआ है। खास कीव में रहता है और जिस जगह पे जो यूनिवर्सिटी है उससे 15 किलोमीटर दूर जो है एयरपोर्ट है। जो एयरपोर्ट पर जो है मिसाइलें दागी गई हैं। हमारे बच्चे जो है वहाँ पर बहुत परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हैं। मैं केशव नगर निवासी मुड़िया बाजपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूँ और मेरा बच्चा जो है MBBS का कोर्स करने के लिए गया हुआ है। उसी के साथ में 2-3 बच्चे और हैं जो बिहार से हैं, लखनऊ से हैं और मजरा हसन स्वार तहसील से हैं और सभी के गार्जियन परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया भेजा जाए और सारे बच्चों को जितने भी परेशान बच्चे हैं उन सबको इंडिया भेजा जाए। किसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी जितनी भी आपसे सरकार हेल्प कर सके वो हमारी कर सके। मेरे बच्चे से अभी 1 घंटे पहले बात हुई थी। उसने बताया कि वहाँ पर जो है काफ़ी हेलीकॉप्टर जो है पूरे भ्रमण पर हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और हमारी जान को खतरा है। हम कीव छोड़कर अपनी पर्सनल गाड़ी से पोलैंड साइड निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे जो है बम गिर रहे हैं। वहाँ से जहाँ मेरा बेटा पड़ता है उस जगह से 30 किलोमीटर दूर अगर लगभग 3-4 बम गिरे हैं, जिससे कि वो भी परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए और जो और बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। मेडिकल कॉलेज के लिए गया था, MBBS कर रहा, उसका 4था साल का लास्ट चल रहा था। ठीक है, 2 महीने बाद उसने आना था, मगर इस टाइम पे जो युद्ध चालू हो गया तो वहाँ पे गिर गया और उसको हमने पैसे भेजे थे। तो 3 तारीख का उसका टिकट भी हुआ था, वो जो कि अब बतला रहा है कैंसिल हो गया है। हम सरकार और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए NB न्यूज़।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच कुमाऊं के 13 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से काशीपुर की 3 छात्राएं और एक छात्र भी शामिल है। इनकी सकुशल वापसी के लिए परिजन लगातार दुआ मांग रहे हैं। बता दें कि बीते रोज यूक्रेन में रूस के द्वारा हमले के बाद स्थानीय लोग देश छोड़कर पोलैंड, हंगरी समेत अन्य स्थानों में शरण ले रहे हैं। तो वहीं काशीपुर के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनमें अहमद शम्स के साथ उसकी बहन मरियम अंसारी और उंजिला सैफी और सुखबीर कौर शामिल हैं। अहमद शम्स अंसारी 1 वर्ष से यूक्रेन के कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी बहन मरियम अंसारी यूक्रेन के विनीसिया शहर में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही है। उंजिला सैफी पिछले 3 वर्षों से यूक्रेन में MBBS का कोर्स कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये सभी छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, साथ ही वर्तमान में खार्किव में है। वहीं सुखबीर कौर वर्तमान में यूक्रेन के विनीसिया में 3 वर्ष से MBBS की कोर्स कर रही है। डॉक्टर सदफ और मैं काशीपुर से हूँ जी। हैं आपके यूक्रेन में? सर मेरी सिस्टर है यूक्रेन में और उसे 3rd ईयर है उसका यूक्रेन में इस टाइम पर। जी MBBS 3rd ईयर, और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं। इस टाइम वो खार्किव में है। लगातार बात हो रही है? नहीं सर, अभी जो बात हुई थी हमारी मॉर्निंग में हुई थी। मॉर्निंग के बाद अभी तो बात नहीं हुई है। मैसेज भी किया मैंने कि अगर कोई वीडियो वगैरह आप शेयर कर सकती हो, तो अभी तक नहीं किया है। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ काशीपुर? सर लास्ट टाइम अगस्त में आई थी। 6 मंथ्स जी, 6 मंथ्स हो गए हैं उन्हें गए हुए। क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात के बारे में? हालात सर अगर मैं बताऊं तो बहुत क्रूशियल हैं इस टाइम पर। बेसमेंट में वो लोग स्टे कर रहे हैं, कभी बिल्डिंग के कभी मेट्रो के, और वो लोग 3-4 गर्ल्स हैं एक साथ, और बाकी इंडियंस उनके साथ कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, और सब मेट्रो के अंदर स्टे कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में स्टे कर रहा है, बिल्डिंग में नहीं है, खाने का नहीं है उनके पास अभी ज़्यादा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी गई थी बीच में। एक बेटा है एक बेटी है। बेटा तो कीव में है और बेटी विनीसिया में है, और बेटा राजधानी में है, और दोनों बच्चों की हालत सही नहीं है। क्या बता रहे हैं बेटा वहाँ के? बच्चे ये बता रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं है, और बंकर में बैठना पड़ रहा बच्चों को, अपना सामान लेके बच्चे को बंकर में बैठना पड़ रहा है। और हमें तो अपनी सरकार पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, देखो क्या करते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर लाने की। बच्चों को बात चल रही है, लेकिन बच्चे की स्थिति सही नहीं है। वो अभी भी मैंने बात करी थी आपके सामने, कहा हो रही बात उससे, पूरी रात जगाओ और उकड़ू बैठना पड़ रहा वहाँ अंदर बंकर में बैठ के। बच्चों की वो बम से उनसे इतनी दहशत हो गई कि बच्चों का रंग पीले पड़ गए, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और ना वहाँ सामान मिल रहा खाने पीने का। जो सामान है वो दुगना महंगा है, बैंकों से पैसे नहीं निकल रहे, ATM से पैसे नहीं निकल रहे, लाइन लगी हुई है, पानी की बहुत परेशानी है। लास्ट टाइम दोनों बच्चे कब गए थे यहाँ से? बता नहीं सर जी, कब गए बच्चे दोनों? बेटी गई है मेरी दिसंबर में, और बेटा गया है अभी 8 जनवरी को। उसकी क्लास वो हो गई थी ऑफलाइन, इस वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा, नहीं तो वो ऑनलाइन ही चल रही थी यहाँ।
तो वहीं रूस और यूक्रेन में हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवकों को लेकर उनके परिजन बेहद ही चिंतित हैं। तो वहीं श्रीनगर से भी 2 MBBS छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां छात्र डर के साए में जी रहे हैं। और साथ ही बता दें कि उनके परिजन भारत में बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। तो वहीं छात्रों के परिजन चिंता में डूबे हुए हैं। सबकी आस अब भारत सरकार पर टिकी हुई है। ऐसे में परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरे को तो प्रशासन से लगभग अभी तक मतलब जैसे टीवी से भी कई फ़ोन आ गए, देहरादून से भी फ़ोन आए थे प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और पौड़ी से भी फ़ोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था। और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश लिया है। और क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी कैसे है, क्या है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भारत सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बेटी को जैसे भी करके स्वदेश लौटा। नाम विकास कश्यप है। मेरी छोटी बहन जिसका नाम आकांक्षा कुमारी है, वो यूक्रेन में चेर्निवित्सी शहर में फंसी हुई है, जहाँ पर युद्ध का माहौल बने हुए हैं उसके शहर में भी। और बाकी पड़ोसी देश रशिया से उस पर हमले तो हो ही रहे हैं, उसके बगल के शहरों में बमबारियाँ हो चुकी हैं और काफ़ी दहशत का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कई दोस्त उसके जो बॉर्डर के ज़्यादा करीबी एरिया में हैं वो बंकर्स में घुसे हुए हैं, हॉस्टल के बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। काफ़ी दहशत का वहाँ पर माहौल है। आर्मी मिलिट्री की जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं वो सड़कों पे आम गाड़ियों जैसी घूम रही हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश की बेटी तमन्ना त्यागी यूक्रेन में फंस गई है। उसकी सलामती के लिए गंगानगर में रहने वाले माता पिता लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तमन्ना के माता पिता ने भारत सरकार से उनकी बेटी को सलामत वापस लाने की मांग की है। तमन्ना की माता ने बताया कि उनकी बेटी 3 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई हुई है। फिलहाल जिस फ्लैट में बेटी रह रही है उसके आसपास का बाजार बंद है, ATM से कैश भी नहीं निकल पा रहा है और घर पर राशन भी खत्म हो गया है। ऐसे में बेटी के आगे बहुत सी परेशानियां हैं। तो वहीं मेन समस्या वहां पर पानी को लेकर बताई जा रही है, जो कि खरीद कर पीना पड़ता है। तमन्ना के माता पिता को डर इस बात का सता रहा है कि एयरपोर्ट पर बमबारी होने से रनवे ध्वस्त हो चुका है और बेटी की जो फ्लाइट इंडिया के लिए आने को थी वह भी कैंसिल हो गई है। ऐसे में भारत सरकार किस प्रकार बेटी को सही सलामत वापस लाती है, सोच सोच कर माता पिता परेशान हो रहे हैं। पिता हूँ, मेरी 20 साल की मासूम बच्ची जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेजी थी और मैं चाहता हूँ सरकार से कोई मदद मिले, मगर कुछ भी नहीं मिल रही है। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। मेरी बच्ची 3 साल से MBBS करने गई थी, वहाँ कर रही है। अब तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी, मगर अब जाके बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई हैं। खाने के भी वो हो गए हैं, वहाँ खाना ख़त्म होता जा रहा है उसका। तो मोदी जी से यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो मेरी बच्ची हो या दूसरे की हो वो सही सलामत घर आए। मेरा नाम रीना त्यागी है। मेरी बेटी का नाम तमन्ना त्यागी है। वो यूक्रेन में पढ़ती है, MBBS की छात्रा है, यूक्रेन इवानो में। वो वहाँ से 3 साल से रहती है, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो है नहीं, जो कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है। नहीं, अभी कोई नहीं, बस सिर्फ फॉर्म भराए गए हैं, वो हम सब ने भर के दे। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में MBBS कर रहे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं और उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहा युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है। परिजन लगातार अपने बच्चों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और सकुशलता पूछने में जुटे हुए हैं। मैंगलोर क्षेत्र के भी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे होते हैं कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से
थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का, 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था। तो घर में भी उसके तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा, उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी वो बना खिलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की हालत काफ़ी नाजुक दिखाई दे रहे हैं। भारत के कई राज्यों में छात्र फंसे हुए हैं। तो वहीं ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी चिंता जताई है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने को लेकर भारत सरकार से गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी। और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। तो वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर एनपीएस उत्तराखंड 3 साल से लगातार पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। और इसी को देखते हुए आज एनएमपीएस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर अपनी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले परेड मैदान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोगों का आंदोलन भी किया गया था। तो इतना ही नहीं, कई सालों से एनएमओपीएस संगठन ने राज्य के कई जनपदों में रैलियां, धरना और प्रदर्शन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, लेकिन सरकार अभी भी लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। एनएमओपीएस अध्यक्ष जीत मणि ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त उत्तराखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। आपका नाम? जीतमणि पैनुली, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपकी सरकार से क्या मांग है, आप किस लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता कर? 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड के अंदर जो भी नियुक्तियाँ हुई, उत्तराखंड सरकार द्वारा उनको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई। नई पेंशन स्कीम जो कि शेयर बाजार पर आधारित है, जब भी हमारे कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तो आप उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।